हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए फिर से काफ एक बेटी होती इस कहानी का अगला भाग लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिभा बहुत भावुक हो रही थी। बोली, मैं एक बेटी गोद लेना चाहती हूँ। मैंने कहा, पर क्यों? तो उसके आंसू छलक पड़े। बोली, घर काटने को दौड़ रहा है। मैं अब थक चुकी हूँ। कोई नहीं है जो मेरे सिरहाने बैठ मेरे बालों में उंगलियां घुमा दे और मेरे सर पर हाथ रखकर कहे कि माँ, मैं हूं ना तेरे साथ। काश एक बेटी होती तो वह मुझे समझती। एक नारी के मन के जज्बात एक नारी ही समझ सकती है। पति या बेटों से उम्मीद नहीं कर सकते, वह मर्द हैं, उनका दिल अलग है। मुझे बेटी चाहिए बस। यह कहते कहते वह रो पड़ी। मैंने उसको पानी पिलाया, फिर समझाया, तेरी बातें मैं समझ सकती हूँ, पर बेटी गोद लेने की क्या जरूरत है? तेरे 2 बेटे हैं, उनकी बहू भी तो तेरी बेटी जैसी हुई, तो तू बहू को ही बेटी बना लेना। यह सुनकर उसकी आंखों में चमक जाग गई। बोली, हाँ, तू सच बोल रही है। मैं अपनी बहुओं को ही बेटी का सारा प्यार लुटा दूंगी, पर क्या वह मुझे माँ जैसा प्यार दे पाएंगी? मैंने कहा, क्यों नहीं प्रतिभा, जब तू माँ बन सकती है तो वह भी तो नारी का मन है, तेरे भाव को जरूर समझेंगी और बेटी की तमन्ना को पूरा कर देंगी। प्रतिभा समझकर चली गई। मैं उसकी व्याकुलता देख सोचने लगी कि कहाँ कई परिवारों में लोग बेटी पैदा नहीं करना चाहते, पर प्रतिभा बेटी ना होने पर दुखी है। बेटी के एक अनोखे रूप को मैंने जाना कि जब बेटी जवान हो जाती है तो एक दोस्त की कमी को पूरा कर देती है, जिससे आप अपने मन के सारे राज बताकर हमराज बना देते हैं। वह आपके अंदर के बदलाव को महसूस कर सकती है, आपको अपनापन और प्यार दे सकती है। सच में नारी हृदय को एक नारी ही समझ सकती है। उस रात प्रतिभा को याद कर मैं सो गई। 15 दिन ही बीते कि प्रतिभा ने आकर बताया उसने अपने बेटे की शादी तय कर दी है। लड़की बहुत सुंदर व होशियार है। तो नौकरी पेशा और बेटे के साथ ही नौकरी करती है, पर बहुत ही प्यारी है। उसने मेरे पास उसकी फोटो भेज दी। मैं प्रतिभा के लिए बहुत खुश थी। प्रतिभा भी खुश नजर आने लगी थी। भाग भाग कर उसने उसके लिए जेवर बनवाए, साड़ी, लहंगे, कपड़े। उसने बेटी के सारे अरमान उस पर लुटा दिए। घर को दुल्हन की तरह सजा डाला। उसकी व्याकुलता देखते ना बनती। शादी का दिन नजदीक आता जाता और प्रतिभा की अधीरता भी बढ़ती जाती। मुझे उसे देखकर डर लगने लगा कि कहीं फिर से ये निराश ना हो जाए। किसी चीज के लिए इतनी अधीरता ठीक नहीं। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसकी बहू का रिश्ता अच्छा हो। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। बहू वाकई बहुत ही खूबसूरत थी। दोनों की जोड़ी देखने लायक थी। प्रतिभा की नजरें अपनी बहू के ऊपर से हट ही नहीं पा रही थी। हर जगह बहू के गुणगान गा रही थी। सब ठीक चल रहा था। प्रतिभा भी बहुत खुश थी। पर अचानक एक दिन मेरे पास प्रतिभा का फोन आया और बोली, मेरी बहू अपने मायके चली गई है
और अब वह वापस ही नहीं आना चाहती। पूछा तो जो कहानी प्रतिभा ने रोते रोते बताई, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे भी साथ ऐसा ही हुआ। जैसे उसने बताया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा क्या बता दिया प्रतिभा ने? तो आइए जानते हैं अगले भाग। बहू मायके से तब तक नहीं आना चाहती जब तक उसके लिए अलग घर का इंतजाम ना हो जाए। उसने शर्त रखी है कि उसे मुझसे अलग रहना है। वह मेरी टोका टोकी से परेशान हो गई और मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मेरा प्यार उसको आफत लगता है। कहती है मैं उसकी आज़ादी छीन रही हूँ। हर घर में उसके पास साए की तरह मंडराती रहती हूँ। अब तू ही बताओ, कितने सपने देखे थे मैंने बहू के लिए, और बहू, मुझे जिस बात का डर था आज वही हुआ। प्रतिभा का ज़्यादा प्यार ही उसके परेशानी का कारण बन गया। मेरे पास भी कोई उपाय ना था। मैंने उसे ढांढस बंधाया, प्रतिभा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। पर मुझे भी पता था कुछ ठीक नहीं होने वाला। फिर कई हफ्ते बीत गए। प्रतिभा का ना कोई फोन आया, ना ही कोई मैसेज। मुझे लगा सब ठीक हो गया होगा। शायद मैं भी अपने को में व्यस्त हो गई। एक आध बार उसका ख्याल भी आया, फिर लगा शायद मज़े में होगी। वक्त गुजरता गया। एक दिन मेरी बेटी के पेट में दर्द हुआ तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। अभी मेरा नंबर आने का वक्त था। मैं बैठी इंतज़ार कर रही थी, तभी सामने से देखा प्रतिभा को उसके पति सहारा देकर ला रहे हैं। प्रतिभा की हालात को देखकर मुझे अचरज हो रहा था। वह मुझे देख रही थी, पर बड़ी मुश्किल से मुझे पहचान पाई। बस एक फीकी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई और जल्दी ही वह मुस्कान चली गई। मैं जानने को बेचैन हो गई कि ऐसा क्या हुआ। शायद उसकी बहू। मैं अपने को कसूरवार मान रही थी कि मैंने उसकी कोई खोज खबर ही ना ली। उसके पति से बात करने की कोशिश की तो बोले अभी नहीं, अकेले में बताऊंगा, उसके सामने नहीं। मेरा दिल घबराने लगा, कहीं कोई सीरियस बात तो नहीं। मैंने उसके पति का नंबर लिया और घर की तरफ मुड़ी। बार बार मुड़कर उसको देख रही थी। लगता उसकी आंखें कुछ कहना चाह रही हैं, पर जुबान साथ नहीं दे रही थी। उसकी आंखों में बहुत दर्द दिख रहा था। मैं घर आई और हिम्मत जुटाने लगी कि उसके पति को फ़ोन कर सकूं। अगले दिन दोपहर फ्री हो उसके पति को फ़ोन लगाया तो उन्होंने काट दिया। मैं फिर से डरने लगी और मुझसे रहा नहीं गया। मैं सब कुछ छोड़ प्रतिभा के घर तरफ चल दी। कदम बहुत तेजी से बढ़ा रही थी। मन आशंकाओं से डर रहा था। उसके घर जाकर बेल बजाई, पर किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। थोड़ी देर मैं खड़ी रही तो सामने से उसके पति आते दिखे। उन्होंने बाहर से घर को लॉक कर रखा था। घर के अंदर गई तो देखकर मैं दंग रह गई। घर पूरा बिखरा पड़ा। प्रतिभा अस्त व्यस्त हालात में थी। मैंने कहा, इसे बंद करके क्यों गए? तो बोले इसका मानसिक संतुलन खो चुकी है, किसी को भी दरवाज़ा खोल देगी, इसलिए इसे बंद करके रखना पड़ता है। मैंने कहा, पर यह सब कैसे हुआ? जब मेरी लास्ट बात हुई थी तब तो यह ठीक थी।
उसके पति ने बताया, एक रात इसने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली और फिर सुबह जब इसे हॉस्पिटल लेकर आए तो यह होश में तो आई, पर इसके दिमाग पर कोई चीज़ बहुत गहरी असर कर गई। 3 बार आत्महत्या का प्रयास कर चुकी है। इसे अकेले ही नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैंने ऑफिस छोड़कर घर से ही काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, तुम्हारे बच्चे और बहू कहाँ हैं? उसके पति की शक्ल देखने लायक थी। ऐसा क्यों? आखिर कहाँ गए उसके बहू और बच्चे? जानते हैं अगले भाग में। प्रतिभा के पति ने बताया, बड़ा बेटा अपने बीवी के मायके में रहता है और छोटा बेटा किसी के साथ लिव इन में रहता है। मैं अवाक रह गई। जिन बच्चों के लिए हमने अपनी पूरी जवानी को भाग दौड़ में बिता दिया ताकि उनको अच्छी जिंदगी दी जाए, और वही बच्चे आज, पर शायद हमारी परवरिश का भी दोष था। मैं प्रतिभा के पास गई तो वह बस मुस्कुरा दी और बस इतना ही बोल पाई, काश आज मेरी बेटी होती तो मैं अकेली ना होती। शायद यह सच भी था। बेटी कैसी भी हो, माँ का दर्द समझ ही लेती है, पर जब वही बेटी बहू का रूप ले लेती है तो दूसरी माँ का सौत के रूप में देखती है। ऐसा क्यों होता है? यह आज तक मेरी समझ में नहीं आया। मैं प्रतिभा के पास थोड़ी देर बैठकर घर आ गई और निर्णय लिया कि मैं प्रतिभा के संपर्क में रहूंगी। एक दोस्त की तरह ही सही उसे कुछ खुशी तो दे पाऊं, पर चाहने से ही सब कुछ कहाँ हो पाता है। घर आकर मैं व्यस्त होती चली गई और उसके घर जाना बहुत कम ही हो पाया। वह फ़ोन पर बात कम करती। उसकी हालात में कोई खास सुधार ना होता। डॉक्टर के हिसाब से उसका माहौल बदलने की ज़रूरत थी। उसे खुश और व्यस्त रखना ही एकमात्र उपाय था। मैंने उसके पति से इस बारे में बात की, किसी तरह प्रतिभा को व्यस्त रखा जाए, पर उन्होंने खास इंटरेस्ट ना लिया। मैं चाह कर भी कुछ ना कर पा रही थी। प्रतिभा को मैं सालों से जानती थी। वह बहुत ही खुश मिजाज और सबकी मदद करने वाली थी। उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, पर मेरी खुद की ज़िंदगी भी आड़े आ रही थी। पति, बच्चों को लगता कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा किसी के काम में टांग अड़ा रही। मैं भी शांत हो गई। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरा। एक रात प्रतिभा मुझे सपने में दिखी। लगा वह बहुत बड़े संकट में है और मुझे पुकार रही है। मेरी नींद खुल गई। अजीब सी बेचैनी हुई। सुबह उसको फ़ोन लगाया, पर फ़ोन नहीं उठा। फिर उसके पति को फ़ोन लगाया, उन्होंने भी नहीं उठाया। मैं भागी उसके घर गई। वहाँ भी ताला पड़ा था। आसपास के लोगों से पूछताछ की तो किसी ने कुछ पता न था। मैं बेचैन सी हो गई। आखिर प्रतिभा के साथ क्या हुआ? अगले दिन फिर उसके घर चली गई। फिर भी ताला दिखा। मैं उसके दरवाजे पर एक नोट लगाकर छोड़ आई और इंतजार करने लगी, शायद कोई खबर मिले। फिर एक दिन उसके पति का मैसेज आया, जिसे पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि प्रतिभा को मेंटल एसाइलम में रखा गया है। उसकी स्थिति ठीक नहीं है। वह बहुत ही उग्र होती जा रही है। उसे वहां शिफ्ट करना ही पड़ा, पर मेरा मन गवाही न देता। जरूर कोई बात है। मैंने कहा, वहां का एड्रेस मुझे भेज दो।
तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से दिया। वह शायद नहीं चाहते थे कि मैं उससे मिलूं, पर क्यों? ऐसा क्या राज था जो मुझसे छुपा रहे थे? ना चाहते हुए भी मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाह रही थी। अगले दिन टैक्सी कर वहां पहुंच गई, पर वहां मुझे मिलने नहीं दिया गया। केवल परिवार के सदस्यों का मिलना ही अलाउ था। मैंने बहुत मिन्नतें की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं भारी कदमों से वापस जा रही थी। किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा। पलट कर देखा तो प्रतिभा ही थी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले और हम दोनों चिपक कर आंसू बहाते। वह बहुत रोई, बोली, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं पागल नहीं हूँ। सब मुझसे छुटकारा पाना चाहते। मैंने कहा, पर क्यों? प्रतिभा ने रोते रोते बताया कि उसके पति ने जानबूझकर उसे पागल घोषित कर दिया है। दरअसल वह मुझसे परेशान हो गया। उसे लग रहा है कि मैं उसकी जिंदगी को बांध रही हूँ। वह मेरी वजह से हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है, क्लब नहीं जा पा रहा है, दोस्तों से नहीं मिल पा रहा है। उसे लगता है मैं उसकी जिंदगी को बैरंग कर दिया है। बस डॉक्टर तो वह ही है। मेरे डिप्रेशन को ठीक करने के बजाय उसने और बढ़ा दिया और मुझे यहाँ छोड़ दिया। दरअसल उसका अपनी नर्स के साथ रिश्ता है। दोनों के बीच में मैं कांटा थी। तो इस तरह उसने मुझे अपने बीच से हटा दिया। प्रतिभा की बातें मुझे फिल्मी सी लगी। कोई इस उम्र में, पर प्रतिभा झूठ भी नहीं बोलेगी। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसकी बातों से कहीं नहीं यह भी लग रहा था कि वह पागल नहीं है, उसे पागल बनाया जा रहा है। पर उसका पति इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? छी, मुझे उससे घिन आ रही है। मैं प्रतिभा से मिलकर घर आई। उसके लिए कुछ करना चाहती थी, पर समझ नहीं आ रहा था क्या करूं और कैसे। खुद की जिंदगी में उलझी पड़ी थी। एक सप्ताह बाद फिर उसने मिलने का मन हुआ। इस बार प्लान करके तो समाज सेवी संस्था के मेंबर को भी अपने साथ ले गई, ताकि वहीं कुछ स्टेप उठा सकें। हम प्रतिभा से मिले। उन्होंने प्रतिभा की सारी कहानी सुनी और उसे विश्वास भी दिलाया कि वह प्रतिभा को न्याय जरूर दिलाएंगे। मैं भी निश्चिंत हो गई। 15 दिन गुजर गए, उनसे कोई मदद ना मिली। मैं बार बार उन्हें फ़ोन करती, पर उन्होंने कहा पूरी जानकारी लेने के बाद ही वो कदम उठाएंगी। कई बार लेने के देने भी पड़ जाते हैं। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी ना था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। प्रतिभा बार बार कहती, उसे यहाँ से निकलवा दो, उसे आज़ाद कर दो, कुछ तो करो। और मैं बार बार उसे झूठा आश्वासन ही दे पाती। पर आज वह खुद ही वहाँ से आज़ाद हो गई। हाँ, प्रतिभा आज़ाद हो गई। उसने अपने आप को इस समाज में के बंधन से खुद को आज़ाद कर लिया। उसने वहाँ खुदकुशी कर ली। जब मैं उससे मिलने पहुंची तो पता चला रात पंखे में लटक उसने खुद को ही खत्म कर दिया। और उसने एक खत समाज के लिए छोड़ दिया, जिसे पढ़कर रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा क्या था उस खत में?
प्रतिभा ने लिखा, मैं अपनी जिंदगी खत्म नहीं कर रही हूँ, वरन मेरी जिंदगी को तो बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया था। मैं तो बस उससे आज़ाद हो रही हूँ। बहुत कोशिश की लड़ने की, पर जब लड़ाई अपनों से होती है तो हम हार जाते हैं। उम्र के इस मोड़ पर समझ आया कि मैं बहुत ही गलतियां हैं। मैंने बहुत ही गलतियां की और उन्हीं का हार जाना आज मैं अपनी ज़िंदगी देकर कर रही हूँ। मैंने बच्चों को वक्त ना देकर पैसा दिया, तो उनसे भी वक्त की उम्मीद कैसे कर सकती हूँ। समझ ही नहीं पाई कि पैसा नहीं, परवरिश महत्वपूर्ण है। जो मुझे ना मिला बस वही उन्हें देने में लग गई। मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा, मैं रुक जाऊंगी, लेकिन समझ ही नहीं पाई कि मेरी रुकने से सब नहीं रुकने वाले। मुझे जिंदगी से यही दुख है कि मेरी बेटी नहीं है। काश एक बेटी होती तो आज मैं जिंदगी से मायूस ना होती। पति जिसे मैंने जीवन साथी माना, वह भी मेरे दुख के पलों में खुशी की खुशी के लिए निकल पड़ी, खुद की खुशी के लिए निकल पड़े। उन्हें अपनी खुशी ज़्यादा प्यारी लगी और समाज को क्या कहें, यह वही देखता है, सुनता है जो उसे दिखाया जाता है, सुनाया जाता है। मेरे पति ने लोगों को दिखाया कि मैं पागल हूँ और उन्हें दूसरों के साथ जिंदगी जीने का हक है। तो ठीक है, मैं भी दूसरी जिंदगी की तलाश में जा रही हूँ। हो सके तो आप सब यह गलती ना दोहराना। बच्चों को पैसा नहीं, परवाह दीजिए। उन्हें रिश्तों की अहमियत समझाइए। उसका मैसेज पढ़ मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज प्रतिभा हमारे बीच नहीं है, पर उसकी याद आज भी मुझे हिला जाती है। मानो वह कह रही है, मैंने जो गलती की उसे मत दोहराना, बच्चों को वक्त जरूर देना। प्रतिभा ने जाते जाते हम सब की आंखें खोल दी, पर उसके परिवार की नहीं। वह अभी भी अपनी मस्ती में है। हाँ, अगर उसकी बेटी होती तो शायद उसको याद कर आंसू बहा रही होती। काश उसकी भी एक बेटी होती। धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं को हृदय से बहुत बहुत आभार। कृपया आप सब बताएं, आपको हकीकत से जुड़ी हुई कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी आने वाली सभी कहानियों को ज़रूर सुनें। धन्यवाद।